हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक है उसकी सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं उसके, और आज हम 6th लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर के 2 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे। थर्ड यूनिट हम स्टार्ट कर दिया था, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें मैंने आप सभी से कहा था कि आपका बंगाल और कर्नाटक वॉर, ये सारा पोर्शन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। अगर आप तक अभी तक आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर फर्स्टली वो सारी चीज़ें देखिए। सेकेंड थिंग कि आप तीनों तरीके का लेक्चर मेथड मेरे यूट्यूब चैनल पर देख चुके हैं। वाइट बोर्ड के थ्रू जो स्टडी मेथड है वो भी अपलोड हो चुका है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिस तरीके से मैं नोट्स लेकर पढ़ाती हूँ वो भी मेथड आप लोग देख चुके हैं। और एक फेस टू फेस जो डिस्कशन था, लास्ट लेक्चर जो था वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ बताइएगा इन तीनों मेथड में से कौन सा सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जिसमें मैं आगे भी रीस्टार्ट करूँ या फिर कंटिन्यू करूँ अपना लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कर्नाटक के बाद जो बुक में कंटिन्यू किया गया सब्सिडरी अलायंस के बारे में बेसिकली बोला गया। सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। यहाँ पर शेखर बंदोपाध्याय बोलते हैं कि जो 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया था, पिट इंडिया एक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिट इंडिया एक्ट जब आया था तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए जो इम्पीरियल एक्सपेंशन था वो रोक दिया गया था, लेकिन वो थोड़े समय के लिए था। जब 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जैसे ही गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, वो फिर कह देते हैं कि अब जो पावर ऑफ बैलेंस की थ्योरी थी अब वो मैं नहीं रखूँगा, अब मेरा सीधा सीधा मोटिव ही इम्पीरियल एक्सपेंशन है, मैं सीधा सीधा एक्सपेंशन करूँगा। ठीक है। और इसी को बात करते हुए जो एडवर्ड है, एडवर्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहे थे जो उनके सामने सिचुएशन आ रही थी, बल्कि वो ऐसी कंडीशंस को पैदा कर रहे थे, ऐसे सिचुएशंस बना रहे थे जो कि उनके ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सके। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात करी थी कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं वो ये बात बोलते हैं कि किसी भी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका ये मोटिव नहीं था कि वो इम्पीरियल एक्सपेंशन करें, बल्कि उनके सामने जो सिचुएशंस आ रही थी वो तो सिर्फ और सिर्फ उसका रिस्पांस दे रहे थे। कि जब बैटल ऑफ प्लासी में उनके सामने उनका ट्रेड में प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने सिर्फ रिस्पांस दिया, यही तो बोल रहे थे ना जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं। और लेकिन उसका काउंटर करते हुए जो एडवर्ड है वो ये बात बोलते हैं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर सकें। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्हें बिल्कुल चीज़ें पता नहीं थी, उन्हें सारी चीज़ों को पता था। वो पीछे से बैठकर चीज़ों को अच्छी तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है। बस वो तब रुकते थे या फिर उन्हें जब परेशानी होती थी जब उन पर किसी भी तरीके से पैसों का दबाव पड़ता था, या फिर उन्हें मान लीजिए कोई वॉर हो रही है और वॉर में खर्चा जो हो रहा है और अगर वो खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़े तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इसके अलावा वो कितना भी एक्सपेंशन करें, कितनी भी टैक्सेस लें, कितना भी लगान लगाएं लोगों पर, उनका कितना भी शोषण करें, इस चीज़ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बोलते थे हमारी जेब भरते रहो, पीछे से हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस बुक में नहीं है। सब्सिडरी अलायंस में अगर मोटे तौर पर पढ़ा जाए तो ये जो भारतीय शासक थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच एक अलायंस था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि हम आपको जो बाहरी विरोध है, ठीक है ना, आपके जितने भी पड़ोसी हैं अगर आप पर हमला करते हैं तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके पास अपनी ब्रिटिश आर्मी भी भेजेंगे, उसके बदले आपको हमें अपना उसके रिटर्न में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, उस आर्मी को रखने की मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, पे करना पड़ेगा, सब्सिडी आपको हमें देनी पड़ेगी। ठीक है। ये अलायंस था उनके बीच में, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। देखिए, जब हमने जो
क्षेत्रीय शक्तियाँ के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब मैंने बताया था कि जो मैसूर है वो एक बहुत शक्तिशाली राज्य बनकर उभर रहा था, वो बहुत शक्तिशाली स्टेट बनकर उभर रहा था, जिसमें कि हैदर अली जो है उसमें बहुत सारे काम कर रहे थे। टीपू सुल्तान है वो उसमें इकोनॉमिक बेसिस पर भी उसे शक्तिशाली बना रहे थे, मिलिट्री भी उसके स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उसका मतलब कि फॉरेन सारी चीज़ें उसमें डेवलप्ड कर रहे थे। तो अब जब एक राज्य इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है, इतना ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। हैदर अली और ऊपर से वहाँ पर वो मोनोपोली लेकर आ रहे थे, जो ब्लैक पेपर है और बाकी कुछ व्यापार हैं उन पर मोनोपोली, जो हैदर अली है, सॉरी टीपू सुल्तान जो है वो एक अधिकार लेकर आ रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और यही सारी सिचुएशंस कारण बनती हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का। एंग्लो मैसूर वॉर में किसके बीच होता है? हैदर अली के बीच में होता है, हैदर अली और अलायंस, ठीक है, जिसमें कि निज़ाम और मराठा होते हैं। लेकिन शुरू में तो ये निज़ाम और मराठा जो हैं हैदर अली के विरुद्ध होते हैं, लेकिन हैदर अली इनके साथ ट्रीटी करता है निज़ाम और मराठा के साथ और उन्हें अपनी तरफ मिला लेता है। जैसे ही हैदर अली उन्हें अपने साथ लेकर आता है तो हैदर अली वाला जो अलायंस है वो जीत जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में कहा जाता है, डिफेंसिव अलायंस होता है कि अगर हम दोनों मतलब कि जो आपका मैसूर है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों पर अगर कोई भी हमला करता है तो वो एक दूसरे की सहायता करेंगे। ये है आपका डिफेंसिव अलायंस। और रिस्टोरेशन यानी कि जो जो इलाके एक दूसरे ने जीते हैं वो एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे, ये ट्रीटी ऑफ अलायंस में कहा गया। और एक और चीज़ रखी गई कि 20 सालों तक कोई भी अब वॉर नहीं करी जाएगी। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो 1780 से 84 के बीच में होता है। वो क्यों होता है कि 1771 में जब मराठा अटैक करते हैं मैसूर के ऊपर तो ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी उनकी हेल्प नहीं करती, जबकि जो ट्रीटी उनके बीच में हुई थी, ये बात हुई थी कि अगर कोई भी हमला करता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन ट्रीटी ऑफ मद्रास 1771 में अटैक्ट होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी हेल्प नहीं करती। दूसरा क्या रीज़न रहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो माहे है, जो फ्रेंच फोर्ट था उस टाइम पर, उस पर अटैक करती है, जबकि ये जो पोर्ट है उसे हैदर अली द्वारा दिया गया हुआ था फ्रेंच को। तो जब वो उस पोर्ट पर हमला करती है तो वो सीधा सीधा हमला होता है हैदर अली के ऊपर। तो 1780 में हैदर अली अलायंस बनाता है निज़ाम और पेशवा के साथ, और अलायंस बनाने के बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर देता है, जिसमें 1780 में ब्रेथवेट जो हैं उन्हें हरा दिया जाता है। जैसे ही वो अपनी हार को देखते हैं तो वो बहुत आराम से एक चालाकी के साथ जो मराठे हैं और जो निज़ाम है उनके साथ अलायंस करते हैं, अलायंस बनाते हैं और हैदर अली वहाँ पर अकेले पड़ जाते हैं। और इसी के साथ बैटल ऑफ पोर्ट नोबे होता है, ठीक है, जिसमें कि सर आयाकूट जो होते हैं हैदर अली को हरा देते हैं। और अगले ही वर्ष जो हैदर अली हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी ये जो वॉर है वो टीपू सुल्तान जो है कंटिन्यू करते हैं। अंत में क्या होता है, इस वॉर का कोई भी नतीजा नहीं निकलता और ये जो युद्ध होता है वो टाई हो जाता है। 1784 में टीटी ऑफ मैंगलोर होती है, ठीक है, और वही और पहले की तरह जैसे कि जो हुआ था कि रिस्टोरेशन होगा, अपने अपने क्षेत्र जो हैं वो लौटा दिए जाएंगे, वो वही तरीके से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में भी किया गया 1784 में, और अपने अपने क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिए गए। ये वही ट्रीटी है जिसके सुनने के बाद जो वॉरेन हेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि ये मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है जो जीतने के बावजूद कर्नाटक को खो देना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं
थर्ड बैटल की बात करते हैं। थर्ड बैटल कब होता है? 1790 से 1792 में ये होता है। इसके रीज़न क्या होते हैं कि जो टीपू सुल्तान होता है उसकी जो फ्रेंच है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन रहे होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टीपू सुल्तान है अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, तो वो फ्रेंच से पूरी पूरी हेल्प ले रहा होता है, वो न्यू न्यू मेथड सीख रहा होता है, वो जो न्यू चीज़ें हैं अपने स्टेट में डेवलप कर रहा होता है, मॉडर्न चीज़ें लेकर आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों में फ्रेंच उसकी पूरी पूरी तरीके से सहायता कर रहे होते हैं। फिर जब लॉर्ड कार्नावालिस इंडिया आता है तो वो अपने दोस्तों की एक लिस्ट बनाता है और लिस्ट जारी करता है जिसमें कि टीपू का नाम नहीं होता, और इस बात को टीपू बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। और अंत में त्रावणकोर पर जो है टीपू सुल्तान हमला करता है, जिसमें नया नया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है त्रावणकोर को सपोर्ट कर रही होती है। जैसे ही टीपू सुल्तान त्रावणकोर पर हमला करता है तो जो अलायंस है ईस्ट इंडिया कंपनी की, निज़ाम और पेशवा के साथ अलायंस बनाकर वो टीपू का हमले का रिप्लाई करते हैं और इन दोनों में फिर से वॉर शुरू हो जाता है। इसमें जो टीपू सुल्तान है वो हार जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं, और उनका जो आधा किंगडम है करीबन वो चला जाता है, और उनके बेटों को भी यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और यही ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है 1792 में, जहाँ पर उनका आधा जो क्षेत्र है वो चला जाता है। ये मैं कहूँगी ये जो वॉर होती है ना, इसमें ना पेशवा और निज़ाम दोनों को ही कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एक तो ट्रीटी ही वो इस बात पर कहकर करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत बड़ा क्षेत्र देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। निज़ाम को जो क्षेत्र मिलता है ना वो कृष्णा और पेन्नार वाला क्षेत्र मिलता है जो हमेशा पानी से घिरा हुआ रहता है, और जो पेशवा को क्षेत्र दिया जाता है वो पूरी तरीके से बंजर क्षेत्र होता है। इसी की वजह से कार्नावालिस कहते हैं कि हमने अपने दुश्मनों को भी बहुत अच्छी तरीके से पंगु बना दिया, ठीक है, मतलब कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहे, और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। आप देख रहे हो कि वर्डिंग्स की इनकी कि ना ही हमने अपने दोस्तों को शक्तिशाली होने दिया और ना ही और अपने दुश्मनों को तो हमने हरा ही दिया। तो कितनी शातिर तरीके से वो चीज़ों को करते थे। अब आगे जो फोर्थ उनका बैटल रहा, एंग्लो मैसूर जो वॉर रहा फोर्थ 1799 में, इसमें क्या होता है कि पहले ही जो वेलेस्ली होते हैं वो उन्हें टीपू सुल्तान को ऑफ़र करते हैं कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान इस चीज़ से मना कर देते हैं कि मैं सब्सिडरी अलायंस नहीं करूँगा, मैं स्वतंत्र तरीके से अपने राज्य में शासन करना चाहता हूँ। दूसरा, वो मदद मांगते हैं बाहर की कंट्रीज से, ठीक है ना, और ये बात जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जैसे ही फिर उसके बाद वो उन पर हमला कर देते हैं, और जब तक बाहर से कोई भी मदद आती दूसरी कंट्रीज से तब तक वॉर का रिजल्ट भी आ चुका होता है, ठीक है। तो सहायक और लास्ट में फिर जो वेडियार वंश है उसे पूरा शासन सौंप दिया जाता है और उनके साथ सहायक संधि कर ली जाती है। कुछ पार्ट निज़ाम को दे दिया जाता है फोर्थ, मतलब कि उसमें क्योंकि अलाइंस फिर से बनता है, फिर से निज़ाम और पेशवा एक साथ आते हैं, तो कुछ जो पार्ट है वो निज़ाम को दे दिया जाता है इस तरीके से। तो जो इस हिस्टोरियन है मुनरो और रीड, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं जो मैसूर के लिए है, मर्केंटलिस्ट स्टेट। मर्केंटलिस्ट स्टेट कौन सा होता है, वो ये बात बोलते हैं कि वो ये देखते हैं मुनरो और रीड कि जो मैसूर है उसका नेचर एक मर्केंटलिस्ट स्टेट की तरह है, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर आपका जो ट्रेड है, ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है वो अपनी साइड होता है, मतलब कि आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इंपोर्ट कम होता है, ठीक है। अब जब ट्रेड ऑफ बैलेंस ही आपकी तरफ है तो ईस्ट इंडिया कंपनी से किस तरीके से बर्दाश्त करेगी, जाहिर सी बात है वो तो यही चाहेगी ना कि ज़्यादा फ़ायदा हमें हो। अब जब ज़्यादा फ़ायदा मैसूर को हो रहा है, टीपू सुल्तान उसे इतना ज़्यादा डेवलप्ड बना रहा है, तो सभी जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि हाँ मैसूर को अब ख़त्म करना चाहिए। तो ये आज का लेक्चर था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर कैसा था। कल हम जो है आपका स्टार्ट करेंगे
किससे, पेशवा मराठा को। ठीक है, मराठा को इस वजह से आज मैं कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग वाली ऑब्वियसली मराठा में चीज़ है और बहुत सारी मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा सकता है। ठीक है, तो मराठा को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कंटिन्यू हम उसका जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ बैटल हुआ था उसके साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।